गाड़ी धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। गौरी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देखी थी। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। वह बार बार अपनी छोटी सी पोटली को सीने से लगा लेती, जिसमें उसकी माँ की एक पुरानी साड़ी, भगवान की छोटी सी तस्वीर और बचपन की एक टूटी हुई चूड़ी रखी थी। दादी ने उसकी घबराहट महसूस कर ली। क्या सोच रही हो बेटी? गौरी ने धीमे स्वर में कहा। दादी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? दादी मुस्कुराई। जिसके इरादे साफ हो उसकी छोटी छोटी गलतियां भी माफ कर देते हैं लोग। जहाँ कोई माफ ना करे वहाँ मैं हूँ ना। गौरी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने जाकर रुकी। ऊंचा लोहे का फाटक, चारों तरफ हरा भरा बगीचा, बीच में संगमरमर का फव्वारा और लंबा चौड़ा आंगन देखकर गौरी की आंखें फैल गईं। दादी, क्या क्या आप यहीं रहती हैं? दादी हंस पड़ी। हाँ बेटी, आज से यही तेरा घर है। गौरी झिझकते हुए गाड़ी से उतरी। उसने झुककर हवेली की देहरी को छुआ और माथे से लगाया। दादी ने यह देखा तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसी समय घर के अंदर से लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर आया। माँ, आप कहाँ गई थी? दादी ने कहा। हाँ राजेश, और देखो यह है गौरी। राजेश ने गौरी को देखकर, उसके फटे कपड़े और साधारण रूप को देखकर वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, आओ बेटी। इतने में राजेश की पत्नी रेखा भी बाहर आ गई। माँ जी, यह लड़की कौन है? दादी ने शांत स्वर में कहा, आज से यह हमारे साथ रहेगी। रेखा का चेहरा उतर गया। हमारे साथ? लेकिन क्यों? क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रेखा ने धीरे से कहा, मदद करनी है तो किसी आश्रम में भिजवा दीजिए, घर लाने की क्या जरूरत थी? गौरी ने यह बात सुन ली। उसका सिर अपने आप झुक गया। दादी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। रेखा, इंसानियत का कोई आश्रम नहीं होता। घर तभी घर कहलाता है जब उसमें किसी बेसहारे के लिए भी जगह हो। रेखा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तभी ऊपर में से एक जवान लड़का नीचे आया। दादी, ये कौन है? यह गौरी है, लड़के ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब हवेली में भी जामुन बिकेंगे क्या? इतना सुनते ही नौकर भी हल्के से मुस्कुरा दिए। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने सख्त नज़र से अपने पोते की ओर देखा। आदित्य, किसी का मजाक उड़ाने में पहले उसके संघर्ष को समझना सीखो। आदित्य बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। दादी गौरी को अंदर ले गई। उन्होंने एक साफ सुथरा कमरा दिखाया। आज से यह कमरा तेरा है। गौरी घबरा गई। दादी, इतना बड़ा कमरा? मैं तो जमीन पर भी सो जाऊंगी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो इस घर की बेटी है, मेहमान नहीं। गौरी ने कमरे में कदम रखा। उसने पहली बार इतना मुलायम बिस्तर देखा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। सुबह वह सबसे पहले उठ गई। उसने देखा कि नौकरानी आंगन साफ कर रही है। गौरी तुरंत उसके पास गई। दीदी, झाड़ू मुझे दे दीजिए। नौकरानी बोली, नहीं बिटिया, यह मेरा काम है। गौरी मुस्कुरा दी। काम छोटा बड़ा नहीं होता। इतना कहकर उसने झाड़ू उठा ली और पूरा आंगन साफ कर दिया। फिर रसोई में जाकर बोली, काकी, मैं कुछ मदद कर दूं? रसोइया मुस्कुराई। तू रहने दे बिटिया। लेकिन गौरी ने सब्जियां धो दी, बर्तन सजा दिए और पानी भर दिया। दादी यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, संस्कार खरीदे नहीं जाते, घर से मिलते हैं। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। गौरी दूर खड़ी थी। दादी ने आवाज़ दी, गौरी इधर आकर बैठ। गौरी घबरा गई। नहीं दादी, मैं बाद में खा लूँगी। रेखा ने तुरंत कहा, हाँ माँ जी, इसे नौकरों के साथ खिला दीजिए। इतना सुनते ही दादी ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, बस रेखा, आज के बाद इस घर में कोई भी गौरी को नौकरों के बराबर समझने की गलती नहीं करेगा। यह मेरी बेटी है और इसी मेज पर बैठेगी। पूरा घर शांत हो गया। गौरी की आंखों में आंसू बह निकले। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी थाली दादी की ओर बढ़ाई। दादी, पहले आप लीजिए। दादी मुस्कुराई। तूने मुझे फिर जीत लिया बेटी। उधर रेखा और आदित्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, देखते हैं यह नाटक कब तक चलता है। गौरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो उसके संघर्ष की केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे हर कदम पर अपमान, ताने और ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसके संस्कार और दादी का विश्वास सबसे ऊपर और सबसे बड़े सहारे बनने वाले थे।
समय किसी बहती नदी की तरह आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते 9 वर्ष बीत गए। कभी सिर पर जामुन की टोकरी लेकर गांव की गलियों में घूमने वाली छोटी सी गौरी अब एक सुंदर, शिक्षित और संस्कारी युवती बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया था। वह पढ़ाई में हमेशा प्रथम आती और ज़रूरतमंद छात्रों की मदद करना कभी नहीं भूलती। कॉलेज के हर शिक्षक उसकी सादगी, विनम्रता और अनुशासन की प्रशंसा करते। दादी अक्सर गर्व से कहा करती थी, मैंने उस दिन जामुन नहीं खरीदे थे, मैंने अपने घर का भविष्य खरीदा था। गौरी मुस्कुराकर उनके पैरों में बैठ जाती है। दादी, अगर आप उस दिन अपना हाथ मेरे सिर पर ना होता तो शायद मैं आज भी इस जंगल में जामुन तोड़ रही होती। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। नहीं बेटी, भगवान ने मुझे सिर्फ माध्यम बनाया था, मंजिल तो तेरी मेहनत ने बनाई है। कॉलेज में गौरी का एक अलग ही सम्मान था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। किसी छात्र के पास फीस जमा करने के पैसे ना होते तो चुपचाप अपनी छात्रवृत्ति से उसकी मदद कर देती। कॉलेज के चौकीदार से लेकर प्राचार्य तक हर कोई उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। उसी कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र था आर्यन सिंह। वह शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम सिंह का बेटा था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और अपने संस्कारों के कारण सबका प्रिय। उसने कई बार देखा था कि गौरी बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करती है। एक दिन उसने कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर देखा कि एक गरीब छात्रा फीस ना भर पाने के कारण रो रही है। गौरी ने बिना अपना नाम बताए उसकी फीस जमा कर दी और वहाँ से चली गई। आर्यन यह सब दूर खड़ा देख रहा था। उसने अपने मित्र रोहन से पूछा, तुम इस लड़की को जानते हो? रोहन मुस्कुराया, पूरे कॉलेज में कौन नहीं जानता, यह गौरी है। जितनी सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर इसका दिल है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। मुझे इसके बारे में और जानना है। कुछ दिनों बाद संयोग से आर्यन के पिता एक व्यावसायिक कार्यक्रम राजेश जी के साथ थे। बातचीत के दौरान राजेश ने गौरी का जिक्र किया। वहीं पहली बार आर्यन ने उसकी पूरी कहानी सुनी। कैसे वह बचपन में जामुन बेचती थी, कैसे दादी उसे अपने घर ले आई, कैसे उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा और कैसे उसने हर अपमान का जवाब अपने संस्कारों से दिया। घर लौटते समय आर्यन पूरी तरह शांत था। उसके पिता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? आर्यन ने धीरे से कहा, पापा, आज पहली बार समझ आया कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या उसका जन्म नहीं, उसके संस्कार होते हैं। उस रात आर्यन को देर रात तक नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार गौरी का मुस्कुराता चेहरा और उसकी संघर्ष भरी कहानी घूमती रही। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। गौरी को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का सम्मान मिलने वाला था। जब मंच में उसका नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। सम्मान लेने के बाद प्राचार्य ने कहा, गौरी, अगर तुम्हें सफलता का एक मंत्र बताना हो तो क्या कहोगी? गौरी ने माइक थामा। मैंने जीवन में एक बात सीखी है, परिस्थितियां इंसान की परीक्षा ले सकती हैं लेकिन उसके संस्कार नहीं छीन सकती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आर्यन पहली बार गौरी के सामने आया। नमस्ते, मैं आर्यन। गौरी मुस्कुराई। नमस्ते, आज आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम कभी कॉलेज कैंटीन के बाहर बैठकर बात कर सकते हैं? गौरी ने विनम्रता से कहा, मुझे दोस्ती से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी एक मर्यादा है। पढ़ाई मेरी पहली प्राथमिकता है। आर्यन मुस्कुराया। शायद यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सम्मानपूर्ण मित्रता हो गई। न कभी आर्यन ने उसकी सीमा लांघी, न गौरी ने अपने संस्कार छोड़े। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। कॉलेज का अंतिम वर्ष समाप्त होने वाला था। एक शाम कॉलेज के प्रांगण में गुलमोहर के पेड़ के नीचे आर्यन ने गौरी से कहा, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? गौरी मुस्कुराकर बोली, जी कहिए। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैंने आपको जितना जाना है उतना ही आपका सम्मान करना सीखा है गौरी। मैं आपको अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। गौरी एक पल के लिए शांत हो गई। उसने आर्यन की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, आर्यन जी, शायद आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मैं सब जानता हूँ। गौरी हैरान रह गई। सब? हाँ, मुझे पता है कि बचपन में तुम जामुन बेचती थी। मुझे यह भी पता है कि तुम्हें दादी अपने घर कैसे ले आई थी। लेकिन मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे चरित्र से प्रेम हुआ है। गौरी की आंखें नम हो गई। इतना सब जानने के बाद भी
आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? आर्यन मुस्कुराया। शिकायत क्यों होगी? इंसान अपने जन्म से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों और संस्कारों से बड़ा बनता है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ एक ऐसी लड़की से जो हर मुश्किल में भी अपनी अच्छाई ना छोड़े। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, अगर दादी और मेरे माता पिता को यह रिश्ता स्वीकार होगा तभी मैं कोई निर्णय लूँगी। आर्यन मुस्कुराया। मुझे भी यही उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपने माता पिता से गौरी के बारे में बात की। विक्रम सिंह और सविता देवी ने गौरी के संस्कारों और संघर्ष की कहानी सुनी तो वे भी उससे मिले बिना नहीं रह सके। जल्द ही वे राजेश जी के हवेली पहुंचे। बातचीत के बाद विक्रम सिंह मुस्कुराकर बोले, हम अपने बेटे आर्यन के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगने आए हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रेखा की आंखें अनायास गौरी की ओर उठ गईं। कभी जिस लड़की को उसने अपनाने से इनकार किया था, आज उसी के लिए शहर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार रिश्ता लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने मुस्कुराकर गौरी की ओर देखा। गौरी झुककर दादी के चरण छूने लगी तो दादी ने उसे गले से लगा लिया और भावुक होकर बोली, बेटी, आज सचमुच तूने इस घर का ही नहीं, अपनी माँ के सपनों का भी मान रख लिया। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में पूरे रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आर्यन और गौरी का विवाह संपन्न हुआ। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। शहर के प्रतिष्ठित लोग इस विवाह में साक्षी बने। विदाई के समय गौरी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। दादी, अगर उस दिन आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद आज यह दिन कभी ना आता। दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, आज तू अपने घर नहीं, अपनी नई जिम्मेदारियों की ओर जा रही है। जहाँ भी रहना, अपने संस्कार कभी मत छोड़ना। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। आर्यन ने आगे बढ़कर दादी के चरण स्पर्श किए और बोले, दादी, आप निश्चिंत रहिए। आज से गौरी की हर खुशी और हर आंसू की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसे हमेशा सम्मान और प्यार दूंगा। दादी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सुखी रखे। सजाई हुई कार धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गई। गौरी की आंखें अपने मायकों को आखिरी बार देख रही थी। उधर दादी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी बेटी का नया जीवन खुशियों से भर जाए। गौरी की शादी को 2 साल बीत चुके थे। जिस घर में वह बहू बनकर आई थी, वहाँ अब हर कोई उसे सम्मान की नज़र से देखता था। उसकी सास अक्सर कहती, हमने बहू नहीं, लक्ष्मी को घर लाया है। ससुर गर्व से मुस्कुराते हुए कहते, बेटी, तूने इस घर को परिवार बना दिया। गौरी आज भी सुबह सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाती, फिर पूरे घर में बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही अपने काम की शुरुआत करती। उसने कभी भी अमीरी को अपने संस्कारों से बड़ा नहीं बनने दिया। एक दिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित उद्योग मंडल की ओर से एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, समाज सेवी और सम्मानित लोग वहां मौजूद थे। इस वर्ष आदर्श बहू और समाज सेवा सम्मान गौरी को दिया जाना था। मंच में जब उसने नाम की घोषणा हुई तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। गौरी मंच पर पहुंची तो उसकी आंखों के सामने अपना पूरा बचपन घूम गया। जंगल के जामुन, माँ की बीमारी, टूटी हुई झोपड़ी, लोगों के ताने और दादी का स्नेह। सम्मान ग्रहण करने के बाद संचालक ने कहा, गौरी जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गौरी ने मुस्कुराकर माइक संभाला। मैंने अपनी माँ से सीखा कि ईमानदारी कभी मत छोड़ना, और अपनी दादी से सीखा कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अगले दिन अखबारों में गौरी की तस्वीर छपी। बड़े अक्षरों में लिखा था, जामुन बेचने वाली अनाथ बच्ची बनी शहर की आदर्श बहू। यह खबर राजेश के घर भी पहुंची। रेखा अखबार हाथ में लिए काफ़ी देर तक चुप बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोली, जिस लड़की को मैं अपने साथ बैठाकर खाना तक नहीं खिलाना चाहती थी, आज उसी पर पूरा शहर गर्व कर रहा है। उसी समय दादी भी मुस्कुराते हुए कमरे में आई। क्या हुआ? आज सब इतने शांत क्यों? रेखा रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गौरी को कभी बेटी माना ही नहीं। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। कुछ दिनों बाद गौरी अपने पति के साथ दादी से मिलने मायके पहुंची। हवेली को फूलों से सजाया गया था। पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया, लेकिन इस बार सबसे पहले रेखा उसके सामने आई। उसकी आंखें नम थीं। वह गौरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत रेखा के हाथ पकड़ लिए। माँ, ऐसा मत कहिए, बड़े कभी माफ़ी नहीं मांगते। रेखा फूट फूट कर रो पड़ी और गौरी को गले से लगा लिया। दादी यह सब देखकर भावुक हो गई।
उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हे प्रभु, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। मेरी गौरी अब दूसरों के जीवन में भी उजाला बांट रही है। सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरे रंग का हो चुका था। गौरी ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने कहा, माँ, मैंने आपका सपना पूरा किया।